हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का व्लॉग भी रूटीन व्लॉग ही है, लेकिन सुबह के रूटीन को मैंने क्रिस्पली केवल और केवल किचन तक सीमित रखा है। आज एक तो 2-3 क्वेश्चन जो लगातार आ रहे थे, मैं उनके बारे में बताऊंगी और एक आध आपकी जो घर में प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने वाली हूँ। तो ये थोड़ा सा प्योर रूटीन ना होके ज़रा सा उससे अलग है। बने रहिए, आप निराश नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैं कर क्या रही हूँ, देखो मेरी सफाई निपट चुकी है, बट अगेन मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि बच्चों के टिफ़िन का टाइम हो रहा था। रात में मैंने बीन्स काट के रख दी थी, बाकी आलू और प्याज ये मैं सुबह काट लूँगी। तो बीन्स वगैरह जब भी बनानी होती है, अगर मुझे थोड़ा बहुत, देखो 10-1 मिनट की बात होती है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि सुबह हो सकता है तो मैं कई बार छोड़ भी देती हूँ। अदरवाइज़ आप बीन जैसी चीज़ें तो रात को काट के रख लें तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा सुबह के समय का। अब इसमें मैं आलू एक ही डाल रही हूँ बस, ताकि बीन्स ज़्यादा हो जाएं, अच्छी लगती हैं। कई बार खाली बीन्स भी हमारे यहाँ बना लेते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। अब इसी तरीके के आपको सब्जियां खिलाने के जुगाड़ ढूंढने पड़ेंगे। जो कई बार बच्चों के आते हैं कंप्लेंट कि हमारे बच्चे तो हरी सब्ज़ी खाते ही नहीं। बच्चों को कन्विंस करने का सिर्फ़ और सिर्फ तरीका वही होता है कि हम अपने टेस्ट को इम्प्रूव कर लें, दैट्स इट। बच्चे हों या बड़े, देखो किसी को भी अपने शरीर का पर्पज़ली नाश पीटने का शौक़ नहीं है। अगर कोई कुछ चीज़ नहीं खाता, सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने स्वाद से मजबूर है, स्वाद उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो खाने लगेगा, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड जो अपने कुकिंग चैनल पे कभी घेवर, कभी टेस्टी राजमा चावल, वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता इतना बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे खा रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ में जितना हो सके सब्जियां या और चीज़ें हेल्दी ही रहें, उसका ध्यान रखना होता है। जैसे हम पास्ता यूज़ करते हैं डिसानो का, 100% ड्रूम व्हीट होल व्हीट पास्ता है। पकाने के लिए यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल डिसानो का, जिसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है एंड रिच इन प्रोटीन। फ्लेवर बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जितना आप इजीली इंक्लूड कर सकें अपने लाइफस्टाइल में कर लीजिए। बाकी देखिए 100% साइंटिफिकली या फिर कहें एथिकली बिल्कुल कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल ही फॉलो करेंगे, छोटे बच्चे हों या हम खुद भी हों। 100% आप खुद भी एडमिट करेंगे इस चीज़ को कि नहीं हो पाता। कई बार मन करता है बाहर का कुछ खाने का, कई बार मन करता है घर में ही कुछ ऐसा खाने का जो हमें टेक्निकली आप कहीं भी सुनोगे तो मना ही करेगा कि कोई यार ये चीज़ तो नुकसान दे रही है। जो मुझे इतने सालों में अपने शरीर पे, बच्चों के शरीर पे, अपने हस्बैंड के शरीर पे जो रिज़ल्ट मेरे को लगता है कि मैं देख रही हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो कुछ भी खाने के लिए हमारे अवेलेबल है ना, आप उनमें से कुछ भी चीज़ खाएं। कोई चीज़ इतनी जहर नहीं है, लेकिन जहर वो कब बन जाएगी, जब वो आप अति में खा रहे हो, बस। तो एक कहावत है ना पुराने ज़माने की कि अति हर चीज़ की बुरी, वो चाहे खाने में हो या भावनाओं में या पैसे की या ताकत की। तो वो वही चीज़ है कि अति हर चीज़ की बुरी हो जाती है। बाकी आप मीठा है, खट्टा है, चटपटा है, फीका खाना है, अगर आप सबका कॉम्बिनेशन बना के खा रहे हो और बच्चों को भी वही दे रहे हो, तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं आती। कभी एक आध बार कुछ हो गया तो बात अलग है, ठीक है ना। तो अति नहीं करो किसी भी चीज़ की। बाकी आप मैदा भी खाओ, चीनी भी खाओ, आलू भी खाओ, तेल घी भी ज़रूरी है, सब खाओ, लेकिन हिसाब से। बहुत ज़्यादा नहीं कि आप डेली एक ही चीज़ करोगे ना, तो वो कुछ भी करके देख लेना आप। चाहे आपकी जो हेल्दी चीज़ें होती हैं ना, सो कॉल्ड हेल्दी, कि ये ही खाना चाहिए, आप उनको खाने वालों को भी देख लो, क्या उनको कोई परेशानी नहीं होती। उनको अलग तरीके की दिक्कत है। तो प्रकृति ने जितनी भी खाने की चीज़ें बनाई हैं ना, बनाई तो सब खाने के लिए ही हैं, लेकिन हम उसमें कई बार कोई 1-2 चीज़ बढ़ा इतनी देते हैं या फिर कोई 1-2 चीज़ बिल्कुल छोड़ देते हैं, वहाँ हमारी बॉडी का रिदम बिगड़ता है। जो मुझे पर्सनली समझ में आई एक मोटी सी बात खाने को लेके। इतनी बात खाने की इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी बच्चों को देख के अब सब पूछते हैं कि आप डाइट प्लान शेयर करो, अपना शेयर करो, बच्चों का शेयर करो। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, कुछ ऐसा फैंसी नहीं है जो मैं आपके साथ बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाऊं यहाँ पर कि हाँ जी हमने ये खाया या हम ये ज़रूर खाते हैं, अपने खाने में ये ज़रूर इंक्लूड करते हैं। जितनी भी मौसमी फल और सब्जियाँ हैं, ठीक है, जितने भी टेस्ट मेकिंग के लिए आइटम नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, मैं कह सकती हूँ एक लाइन में कि हम वो सब खाते हैं, बस थोड़ा खाते हैं। इतना नहीं खाते कि शरीर उसे पचा ना सके या हम परेशान हो जाएं। अब चलते हैं काम क्या चल रहा है, ठीक है। काम में सब्ज़ी मैंने धो ली थी बीन्स के साथ, आलू काट लिया था। अब मैंने यहाँ पर छोंक दी थी वो सब्ज़ी। इतने सब्ज़ी छोंकने के बाद थोड़ी आलू गले हैं, मैंने गूँथ लिया था आटा।
अब मैं सेक रही हूँ सादे पराठे इसके साथ। सिंपल सादे पराठे, एक सूखी सब्ज़ी कोई सी भी हो और साथ में चाय। जिनको मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन पसंद है उनके मुंह में टेस्ट भी आ गया होगा, जैसे मेरे आ गया ये बोलते हुए। इतना डिवाइन टेस्ट लगता है और क्या ज़रूरत है उसमें फिर कुछ और हमें तामझाम करने की। सिंपल सी कुकिंग हो जाती है और अच्छी लग रही है। तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि वर्किंग मॉम्स हों या हाउसवाइफ भी हों, आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर हम हर बार हर मील उतना ही फैंसी बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं हर चीज़ बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, पिक्चर परफेक्ट, या फिर बस वो नहीं, टंग परफेक्ट होनी चाहिए, टेस्ट परफेक्ट होनी चाहिए, कि चाहे हमने सिंपल बनाई है 5 मिनट में बनाई है, चाहे 2 घंटे लगा के बनाई है, अगर वो खाने में अच्छी है देन ओके, ठीक है ना। तो ये मेरा फंडा है सिंपल सा कुकिंग का। और बच्चों को भी टिफ़िन में इसी तरीके से बदल बदल के यही ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे आज सिंपल सब्ज़ी और रोटी जा रही है, इसी तरीके से कभी पास्ता जाएगा, कभी फैंसी जाएगा कि डोसा दे दिया, चीला बना के उसके अंदर रैप कर दिया। तो भैया ये है कि सब तरीके की आदत अगर आप अपने बच्चों को डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आज जा रहे हैं इसमें छोटी डिब्बी के हिसाब के बीट रूट के लड्डू। ये अभी नए बनाए हैं मेरे हस्बैंड ने कल रात। मैं चली गई थी आओ बहन का वीडियो शूट करने के लिए और मेरे हस्बैंड ने बनाई बीट रूट लड्डू। तो मैंने उनको बोला है कि इसकी रेसिपी जल्दी शेयर करना। फ़िलहाल उन्होंने इसमें शूट नहीं किया है, इसमें उन्होंने मावा वगैरह कुछ नहीं डाला है, केवल दूध, नारियल और बीट रूट या मीठे के लिए जो डाला होगा वो उतने में बन गए हैं। बहुत ही यम्मी बने थे, बट अब उनका इरादा है कि मैं इसमें मावा भी ऐड करूँगा जब मैं रेसिपी शेयर करूँगा। तो ट्यून इन रहिए, आपको जल्दी से इसकी भी रेसिपी मिलने वाली है। और अब यहाँ पर जब मैं खाना बनाती हूँ पूरा इधर, तो मेरे हस्बैंड पैक कर देते हैं बच्चों का डब्बा, और अगर मैं सफाई में या फिर कुकिंग का ज़िम्मा उस दिन मेरे हस्बैंड ने उठाया हुआ तो फिर मैं लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ। अब बच्चे जैसे जैसे तैयार होके आ रहे हैं वो अपना यहाँ वाला जो पराठा खा के जाते हैं। जो भी टिफ़िन में भेजती हूँ, अगर वो किसी दिन कम ही है, कुछ इस तरीके की चीज़ है, तो दूसरा आइटम, नहीं तो सेम आइटम वो यहाँ से खा के जाती हैं और उतना खाने लायक वहाँ पर अपने लंच बॉक्स में ले जाती हैं। इतनी सी डाइट है, यही सेम मेरा है, जो मैं यहाँ से खाऊंगी वही मैं अपने स्कूल लेके चली जाऊंगी। ये तो हुई हमारे बच्चों के लंच बॉक्स के मेन्यू डिसाइड और खाने की बात। अब चलते हैं ये वाले टिप पर, जो मैं कर रही थी तो मैंने शूट कर लिया। अक्सर सारे बर्तन चमक जाते हैं, लेकिन जहाँ पर पेच होते हैं वहाँ पर इस तरीके की गंदगी जमा हो जाती है, और आप इसको मैंने देखा कि जितना घिसते हैं तो वो पेच तो चमकता रहता है, लेकिन वो किनारे पे जो सर्कल बना होता है ना वो गायब नहीं होता। लेकिन इससे हो जाएगा। ये मैंने लगभग 1 डेढ़ साल पहले मंगाया था, इवन इसका प्लास्टिक का हैंडल टूट भी गया है इस तरीके से धोते धोते। लेकिन इससे ना बीच बीच में जब आपको लगे कि कालक सी जमा हो गई है, हर बार नहीं है इतना टाइम, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन लगे आपको किचन में थोड़ा टाइम है और कर सकते हो, तो इससे इसके किनारे किनारे जब घिसते हैं विदिन मतलब 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा एक पेंच के अंदर, और इतनी ईजीली क्लीन होता है, ना आपका हाथ दर्द होगा और ना ऐसा है कि बर्तन में बहुत ज़्यादा स्क्रैच लग गया और वो पुराना हो गया। बहुत ही ईजीली और मतलब एफर्टलेसली ये क्लीन करता है, अच्छे लग रहे हैं उसके बाद साफ़ होने के। ऐसा नहीं है कि वहाँ से जैसे हम लोहे का जूना घिसते थे ना पहले, तो उससे पेंच के आसपास का पूरा डैमेज हो जाते थे उसका इनेमल और बहुत निशान से बन जाते थे। ये इससे कुछ नहीं होता। ये 3 का सेट आया था, 100 रुपीज़ का शायद ऐसे था। ये लोकल मार्केट में मिल जाएगा, मीशो पे भी है। तो सबसे ज़्यादा ना ये लोहे वाला यूज़ होता है इसी काम में, और बाकी जो सिलिकॉन वगैरह का है वो इस तरीके का है कि मान लीजिए आपको बोतल के ढक्कन के अंदर कुछ जमा हुआ लग रहा है, लाइनिंग जो होती है चूड़ियाँ उसकी, वहाँ वगैरह पे वो कर लो ताकि उस पर स्क्रैच ना पड़े। लेकिन इस वाले ये जो पेंच वाला है, जैसे मेरे चाय वाले बर्तन में है और कढ़ाई में है, इसमें 2 कढ़ाइयाँ हैं स्टील की और ये है 1 लोहे की है, तो उनके ये है, मुझे जब टाइम होता है तो मैं इससे कर देती हूँ। अब एक और क्वेश्चन बार बार आ रहा था, ये पॉलीथीन होल्डर। देखो ये ना मेरे को लगभग 8 साल हो गए, जब मैं इस घर में आई थी ना मैंने तब बनाया था, क्योंकि यहाँ हर सामान बाहर से जो है वो डिस्पोजेबल वाली पन्नी रहती है, रीयूजेबल वाली, लेकिन सब लोग उसी में देते हैं। तो ये ना बड़ी जो 2.5 लीटर वाली बोतल होती है, बस ये वो मैंने काटी हुई है। मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था, और इसका मैंने ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा काट दिया। अब नीचे का चौड़ा था, वहाँ से इनटेक हो गया। इसके ऊपर सिंपल एक गिफ्ट रैपिंग पेपर चिपकाया है और क्राफ्ट के ओरिगेमी वाले पेपर की कटिंग करके एक पेड़ और जो छोटी छोटी कटिंग हुई थी ना उनमें चिड़िया बना के मैंने काट कूट के इसमें चिपका दी।
और ये इतने सालों से ऐसा ही चल रहा है, इसीलिए नीचे का थोड़ा सा ख़राब भी हो गया। ऊपर वाले हिस्से से आप पॉलीथीन इसमें फोल्ड कर करके लपेट के डालते रहो और नीचे से निकालते रहो। अभी ये देखो, ये भी ओवरफ्लो हो गया, इतनी ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप बड़ी वाली बोतल से आराम से बना लोगे। पन्नी इसीलिए चढ़ाई थी ताकि पानी से, किचन में सिंक के पास है तो ये ख़राब ना हो। आई होप अब आप इसको ईजिली खुद भी बना पाओगे। हाँ जी, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बार बार रूटीन ब्लॉग में भूल जाती हूँ, सीटेट की प्रिपरेशन, क्योंकि अगला अब सीटेट आ रहा है, काफ़ी लोगों ने भर रखा है कि उसका कैसे करना था। तो मैंने पहले भी शेयर करा था, ऐसे टीचर एकेडमी करके एक क्लास है, यूट्यूब पर चैनल है, वो लोग जो प्रिपरेशन करा रहे हैं, पर्सनली मुझे उनका जो एक हिमानी मैडम है, उनका हिमानी है या हिमांशी मैम है, लेट्स लर्न वाली शायद, और एक सचिन क्लासेस है। सचिन क्लासेस का मुझे फिर भी ऐसा लगा, मैंने 2-3 क्लासेस हिंदी की वहीं से जो करी हैं वो वहीं से करी थी। लेकिन यहाँ पर जो CDP है मेन, वो ऐसे टीचर एकेडमी में जो शादाब आलम सर हैं, जो उनके मेन वो हैं, कहना चाहिए करता धरता, उनकी क्लास बहुत बेहतरीन है। और जो मुझे लगी, मतलब पर्सनल ऐसा होता है ना, देखो टीचर सब पढ़ा रहे हैं, मैं भी टीचर हूँ और भी बहुत सारे लोग होंगे जो टीचर हैं, लेकिन किसी बच्चे को किसी का समझ में आता है, किसी को किसी का, वो वाली चीज़ है। तो कैसे तैयारी करी वाले में, एक तो तीनों चैनल देख लेना। अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो लेट्स लर्न शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही सारे टर्म्स क्लियर करती हैं। लेकिन मैंने देखा कि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़े हुए हैं, या हम लोगों में से भी जो टीचर्स ऐसे हैं जो CBSE से पास आउट हैं सारा, उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है कि हिंदी के जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं फिर वो नहीं कर पा रहे उसको। तो इसकी वजह ये कि अब सारा तो हम रिवाइज़ कर नहीं सकते, सारा कुछ अपना इंग्लिश का भूल के फिर हिंदी में। लेकिन अगर आप इसमें तैयारी हिंदी वाले से कर लोगे ना, तो इंग्लिश आपकी ऑलरेडी ठीक है, हिंदी यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी। ये एक मुझे बड़ा बेनिफिट लगा। तो एक तो ये है कि हिंदी के जो मुश्किल शब्द हैं उनके हिसाब से आपको ऐसे टीचर एकेडमी मुझे सही लगा। और मतलब ये कोई पेड तो है नहीं, लेकिन मुझे ठीक लगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि रूटीन के हिसाब से इसको फॉलो कैसे करा। नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे? नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए थे। जिसने कमेंट किए थे, मैंने कईयों के जवाब कमेंट्स में भी दिए कि आपको ना जो PYQs होते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन, वो आपके लिए इतनी मदद कर दी अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन जो हैं एक साथ आ गए, पूरा पेपर आ गया, उसमें से कोई किसी टॉपिक में, कोई किसी टॉपिक में, कोई किसी टॉपिक में, फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो अगर हमने 4 टॉपिक कर रखे हैं और 2-3 टॉपिक नहीं कर रखे, सब खिचड़ी पक जाएगी। इन चैनल वालों ने क्या इतना बढ़िया कर रखा है, मतलब मेरे दिल से दुआ निकली इन लोगों के लिए। बच्चे ही कहती हूँ मैं तो, क्योंकि उम्र इन लोगों की इतनी ज़्यादा है नहीं कि हाँ मेरे से बड़े हैं, कुछ और है। उनका क्या है कि जैसे मान लो हमने कोई बाल विकास का या CDP का कोई भी मतलब और टॉपिक पढ़ा है, या सोचो उसमें जैसे जीन पियाजे है, इस तरीके का तुमने उस साइकोलॉजिस्ट का आज कॉन्सेप्ट पढ़ा, उन्होंने वो क्लास करवाई। तो क्या है कि जीन पियाजे से रिलेटेड पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो उन्होंने सारे एक जगह कंपाइल कर दिए। सोचो आपका कितना टाइम बच गया। और दूसरी चीज़, जीन पियाजे आज आपने इतना सा पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, कुछ वो अपने भी बनाते हैं उसमें, वो सब उन्होंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। तो जो आज आपने एक टॉपिक करा, मान लो वो आपका आज कंप्लीट हो गया, उसमें से आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट का सेशन रहेगा नहीं। ये वाली चीज़ है जो मुझे सबसे बढ़िया लगी। ये चीज़ अगर हम खुद करें तो सोचो 10 साल के पेपर, उन्हें लेंगे, फिर छांटेंगे, फिर टॉपिक वाइज अलग कहीं प्रिंट करेंगे, लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, वो सारा टाइम कितना अच्छा। उसमें फिर वो ये भी नहीं कि सिर्फ हमसे पूछ रहे हैं, मान लो हमें वो चीज़ क्लियर ही नहीं हुई, हमें लग रहा है जवाब B है लेकिन जवाब D है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये D क्यों है, हमारे हिसाब से B है, तो वो हर चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि B क्यों नहीं है, D क्यों है। ऐसे कन्फ्यूज़न वाले सवाल हैं जिसमें लगेगा कि यार ये तो दोनों ही सही है, कौन सा चुने, तो कौन सा चुना गया। फिर एक और चीज़ बताऊँ आपको इससे बढ़िया, मतलब ये नहीं कि मैं एक ऐसे टीचर एकेडमी कर रही हूँ, ये सारे कर रहे हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के विकल्प आए 2 ऐसे जो दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, आप उसमें फैसला ही नहीं कर सकते कि भाई ये भी ठीक नहीं है और ये भी ठीक नहीं है, ये ज़्यादा ठीक है, दोनों बिल्कुल सही हैं टेक्निकली। तो उसमें उस साल के रिजल्ट घोषित होने में फाइनली कौन से आंसर को ठीक माना गया या दोनों माने गए, ये तक नॉलेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इतनी बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, बहुत आराम से आप लोग कर लोगे। जब हम इतना पढ़ लिख के नौकरी ले सकते हैं, है ना,
उस टाइम का क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं तो अभी हम टच में हैं, और नहीं भी हैं वो वाली चीज़ों में छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको मतलब अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने 20 दिन की पढ़ाई भी कर ली ना, और आपकी जितनी अपनी नॉलेज है, आप आराम से 150 में से 90 नंबर जो हमें मस्ट है वह लाने ले आओगे। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे लेकिन अपने हर टीचर पे भरोसा है जो भी बेसिक में पढ़ा रहे हैं या जूनियर में भी, ठीक है ना। तो इतनी स्ट्रेस मत लो कि कैसे करूं क्या करूं, नोट्स बनाने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। एंड में आके ये लोग आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे बिना किसी बैच के भी। यहाँ नहीं मिलेंगे, मान लो ऐसे टीचर एकेडमी पे जैसे ये लोग बैच अपना बहुत प्रमोट करते हैं, मैंने नहीं लिया था बैच, नॉर्मल क्लासेस से ही कोर्स पूरा हो गया था। लेकिन एसएसटी वगैरह का है, मान लो आपको लग रहा है करा दें, तो जो मुझे लगा कमेंट्स पढ़ के ऐसा नहीं है कि जो बैच लेने वाले थे उनको कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल मिल गया या गारंटी है जी हम कुछ करें ना करें अगर हमने बैच ले लिया तो पास हो जाएंगे। नाम है उसका गारंटी बैच, लेकिन अल्टीमेटली तैयारी आपको करनी पड़ेगी, और जो तैयारी में वो हेल्प यहाँ कर रहे हैं नॉर्मल क्लासेस में वही वहाँ कर रहे हैं। तो बैच का चक्कर तो मुझे लगा नहीं कि हाँ वर्थ है लेना चाहिए। लेकिन नोट्स वगैरह मत बनाना। हिमांशी वाली क्लास पे और सचिन वाली क्लास पे शायद फ्री नोट्स भी कहीं तक अवेलेबल हैं, और जो मैं बताऊँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। PYQs वाले सारे सेशन करना, इसमें तो चलेगी मैराथन, है ना। उनके ओरिजिनल ड्यूरेशन है 7-7 घंटे की जब लाइव कर रहे हैं, तो आप लाइव मत करो। सबसे बड़ी बात, आपके पास टाइम कम है, आप करो उन्हें बाद में, और फिर उन्हें भगा भगा के करो। और जो क्वेश्चन आपको ऐसा है कि हाँ ये तो आता है या इसका तो श्योर है यही वाला है, उसको क्वेश्चन को देखते ही आगे स्किप कर दो। 1.5 गुना से 2 गुना स्पीड पे करो। मैंने जब पहले कॉन्सेप्ट सीखे, नए नए जो थे, मैंने कभी पढ़े ही नहीं है, वो मैंने सीखे 1.5 स्पीड में। और जब रिवीजन किया उन्हीं का दोबारा से, कि मुझे लगा कि एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है, तब मैंने उन्हीं वीडियोस को प्ले करा 2 गुना स्पीड में, है ना। तो इससे आपका टाइम बचेगा, सिर्फ आपको सुनना है ध्यान से, नहीं समझ में आया रिवाइंड करके सुनो, लेकिन स्पीड 1.5 गुना ही रखना, टाइम बचेगा, काम हो जाएगा सारा आपका। तो ये बिल्कुल CTET की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। अब देखो एक और चीज़ सबसे बड़ी आ रही है कि जब हमें टाइम नहीं मिल रहा, कब करें, रूटीन नहीं बन रहा। तो मैंने अभी तक जितने भी टीचर्स से मेरी बात हुई है सबको यही सलाह दी है, मैंने भी यही फॉलो किया था। हम लोग किचन में खड़े होते हैं, खाना बनाते हैं, 1.5 से 2 घंटे हमें लगते हैं, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे आप ट्राईपॉड पे, छोटे स्टैंड पे, कहीं पर भी अपना फ़ोन सेट कर लो, क्लास चला लो, नियम बना लो। जैसे हम फ्रिज में सब्जी या लेफ्ट ओवर निकालते हैं, शुरू करते हैं से पहले हाथ धोना है या चॉपर निकालना है, जो भी हमारा एक रिचुअल होता है ना किचन में घुसते ही पहला काम, तो वो किचन में घुसते ही पहला काम से पहले है कि आज की वीडियो प्ले कर लेनी है। वो बोलना शुरू कर देगा, इधर आप अपना काम शुरू कर दोगे। 2-3 दिन आपको लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा काम है, लिख के ले लो। 4-5 दिन होते होते आपकी आदत बन जाएगी कि हाँ मैं इधर खाना बना रही हूँ, उधर क्लास चल रही है। बस ध्यान रखना उस टाइम पर टीवी वगैरह ना चल रहा हो, तो आपका ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। डिस्टर्बेंस जितना कम होगा, आप खाना बना रहे हो एंड आपके कानों में वो आवाज़ चल रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, यूज़ ईयरफोन। लेकिन खाना बनाते टाइम आप करके देखो, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक। तो मैं ये बहुत दिन से सोच रही थी कि कर दूंगी, लेकिन मेरे का और भी ब्लॉग के और कंटेंट के चक्कर में ये छूट जा रहा था। मैंने इवन एक डायरी में लिख रखा था ये पॉलीथीन वाला एंड ये वाला कि CTET की तैयारी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने भर रखा है। अब जो परेशान हैं सारे मेरे साथी हैं, तो इसलिए मेरा बनता था। तो आई होप कि आज का ये टाइम जो मैंने आपका लिया आप समझोगे कि क्यों लिया। और अगला ब्लॉग आएगा रूटीन ब्लॉग ही। अगर ये वाला अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो किसी भी वे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।